हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एपेक्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि बैंड चौड़ाई क्या होती है, बैंड चौड़ाई का डेरिवेशन क्या होता है, उस डेरिवेशन के बारे में चर्चा की। और अब इसके आगे की चर्चा की जा रही है जिसके अंदर की हम विशेषता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। विशेषता गुणांक कह दो, गुणवत्ता गुणांक कह दो, क्वालिटी फैक्टर कह दो, सारी एक ही बात होती है। और गुणवत्ता गुणांक के आगे का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बारे में कि औसत शक्ति जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर किस तरीके से फाइंड की जाती है और उसके अलावा चौक कुंडली क्या होती है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है गुणवत्ता गुणांक। गुणवत्ता गुणांक या इसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। ठीक है, तो गुणवत्ता गुणांक क्वालिटी फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गुणवत्ता गुणांक की अगर बात की जाए तो गुणवत्ता गुणांक बेसिकली दिया क्यों गया? क्वालिटी चेक करने के लिए। भाई पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी रेडियो कैसे काम करता है, टेलीविजन कैसे काम करता है। टेलीविजन के एंटीना के पास में सारी आवृत्ति आ रही है, लेकिन वो कौन सी आवृत्ति आपको शो कर पाएगा? जो आवृत्ति आपने सेट टॉप बॉक्स में फिक्स की है उस आवृत्ति को ही वो केवल शो कर पाएगा या उसका ऑडियो और वीडियो अपने को सुनाई देगा। ठीक उसी तरीके से उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी, उसका मापने का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट बनाया गया, एक फॉर्मूला दिया गया जिसी को बोलते हैं गुणवत्ता गुणांक। ठीक, तो गुणवत्ता गुणांक की अगर बात की जाए तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया? तो गुणवत्ता गुणांक डिफाइन जो किया गया है उसका जो फॉर्मूला बनाया गया उस फॉर्मूले की बात करें तो यह बेसिकली होता है ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। क्या होता है बच्चों? ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। ये ओमेगा आर क्या होता है? तो अगर ओमेगा आर की बात की जाए तो ओमेगा आर को आप कह सकते हो कि ये अनुनादी आवृत्ति है। क्या है? अनुनादी आवृत्ति डिवाइड बाय ये डेल्टा ओमेगा, जो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, बैंड चौड़ाई। ठीक, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्वालिटी गुणांक या गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ये फॉर्मूले के अंदर बैंड चौड़ाई के साथ में ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले को अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो हमें समझ में आएगा Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा। मतलब अगर बैंड चौड़ाई कम होगी तो गुणवत्ता गुणांक ज्यादा होगा। हम चाहते भी तो यही है कि किसी भी उपकरण की, जो भी हमारे पास रेडियो का सर्किट है, जो टेलीविजन का सर्किट है, जो टेलीफोन का सर्किट है, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो। क्वालिटी बढ़िया कब होगी? जब जो डिस्टॉर्शन है, जो नॉइज है, जो शोर है, जो अनवांटेड सिग्नल है वो सिग्नल ना आए, या वो आए तो बहुत कम हो, नगण्य हो, तो उस समय कहेंगे कि क्वालिटी बढ़िया होगी। तो क्वालिटी बढ़िया कब होगी? जब ये बैंड चौड़ाई कम होगी। बैंड चौड़ाई को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने ग्राफ बनाया था, ये डेल्टा ओमेगा और यहां पे हमने आई के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आया था। ये था हमारे पास में ओमेगा आर। ठीक, और इसके यहां पे दोनों तरफ हमने दो आवृत्तियां ऐसी ज्ञात की थी जहां पे अपने को आवृत्ति सुनाई तो दे रही है, ओमेगा आर ही सुनाई दे रहा है। वो जो रेडियो स्टेशन है, वो जो टेलीविजन का स्टेशन है, वो अपने को सुनाई तो दे रहा है, लेकिन उसके अंदर इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टॉर्शन आ रहा है, जो शोर आ रहा है, जो सिग्नल आ रही है, अनवांटेड सिग्नल। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये क्वालिटी हो वो बढ़िया हो। तो बढ़िया कब होगी? जब ये शार्प होगा, जब ये जो अनुनादी वक्र है ओमेगा और आई के बीच में बनने वाला, ये बहुत शार्प हो, तीक्ष्ण हो। ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा? ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जब यहां पे कम मिलती जाएगी तो आप अनुनाद की ओर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये जब ये वैल्यू जब कम हो जाएगी तो आप बेसिकली किसके पास पहुंच जाओगे? अनुनाद के पास। और अनुनाद के पास पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि आपकी क्वालिटी बढ़ गई। तो क्वालिटी ज्यादा रखने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है? बैंड चौड़ाई को कम रखना पड़ता है। बैंड चौड़ाई जितनी कम होगी उतना ही आप अनुनाद के नजदीक हो, और अनुनाद के नजदीक होने का मतलब हो गया कि आपकी क्वालिटी बढ़ गई। उस सिग्नल की क्वालिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। उसके अंदर जो अनवांटेड सिग्नल आ रही है वो अनवांटेड सिग्नल नगण्य हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा रखने के लिए क्या किया जाता है? बैंड चौड़ाई को कम से कम रखा जाता है। तो अनुनादी अगर
गुणांक की परिभाषा लिखी जाए तो एक तो परिभाषा इस फॉर्मूले से बना सकते हैं और एक और परिभाषा जो इस ग्राफ से बना सकते हैं। दोनों परिभाषाओं को समझते हैं। अगर इस फॉर्मूले से अगर परिभाषा को निकाला जाए तो यह परिभाषा बेसिकली क्या आ रही है कि किसी एलसीआर परिपथ के अनुनादी आवृत्ति, जिसको ओमेगा आर कह रहे हैं, तथा बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा के अनुपात को क्यू गुणांक कहते हैं। ठीक, ये जो परिभाषा हमने लिखी है, ये परिभाषा आपके बेसिक कब काम आएगी? जब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे। ये फॉर्मूला ही अपने आप में इस परिभाषा को एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो एक्चुअल में अनुपात है, किसका? ओमेगा आर और डेल्टा ओमेगा का। जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। दूसरी परिभाषा इस ग्राफ से बनाई जा सकती है। मेरे को बताइए कि इस ग्राफ के अंदर आप ओमेगा आर की ओर पहुंचना चाहते हो तो इस ग्राफ की तीक्ष्णता कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? तीक्ष्णता का मतलब ये ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए कि ये संकीर्ण होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि संकीर्ण होना चाहिए, क्योंकि जितने आप इस दोनों पॉइंट को, जो ये ए और बी पॉइंट है, इन दोनों को जितना पास लेके आओगे एक दूसरे के, उतना ही ज्यादा आप अनुनाद की ओर पहुंचोगे। तो इस अनुनादी वक्र की जो तीक्ष्णता होती है, जो शार्पनेस होती है, उस शार्पनेस को बताने वाला ही जो गुणा दिया गया, जो गुणक दिया गया, उस गुणक को ही हम क्या बोलते हैं? गुणवत्ता गुणांक बोलते हैं, विशेषता गुणांक बोलते हैं, या क्वालिटी गुणांक बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो दूसरी अगर परिभाषा अगर इसी से बनाई जाए तो हम लिख सकते हैं कि क्यू गुणांक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि किसी अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को, तीक्ष्णता का मतलब बेसिकली किससे? शार्पनेस से। कितना आपका जो अनुनादी वक्र है वो शार्प है, कितना नैरो है, कितना सकरा है। जितना सकरा होगा क्वालिटी उतनी बढ़िया मिलेगी। तीक्ष्णता को क्यू गुणांक कहते हैं। ठीक, तो किसी अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को ही बेसिकली क्या बोला जाता है? क्यू गुणांक कहा जाता है। तो अगर आपसे अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर इतना समझ में आने के बाद में, कि मान लीजिए ओमेगा है और ये आई है, आपको दो ग्राफ दे दिए गए, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, और एक ग्राफ और ऐसे है। ये तीन ग्राफ दे दिए गए। ये अनुनादी नंबर 1 है, ये अनुनादी वक्र 2 है, और ये अनुनादी वक्र 3 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से क्वालिटी गुणांक किसका ज्यादा है, तो कैसे पता करोगे? वो परिभाषा से पता किया जाएगा। परिभाषा क्या कह रही है? अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता, जितना ये अनुनादी वक्र नैरो होगा, जहां पे सकरा होगा, वहीं पे इसकी तीक्ष्णता ज्यादा आएगी। तो अगर तीक्ष्णता की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए यहां पे तो इसके दोनों तरफ ये यहां वाला तीक्ष्णता बहुत कम है, यहां पे तीक्ष्णता थोड़ी सी बढ़ गई, और यहां पे तो ये नैरो पॉइंट और भी ज्यादा मिल गया। ठीक है ना? तो इस केस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वालिटी गुणांक किसका रहेगा? 3 वाले का रहेगा। उसके बाद में देखा जाए तो 2 वाले का रहेगा, और उसके बाद में देखा जाए तो 1 वाले का रहेगा। सिंपल। तो क्वालिटी गुणांक बेसिकली किससे डिफाइन होता है? कि ये तीक्ष्णता कितनी है, आपका जो अनुनादी वक्र है वो कितना तीक्ष्ण है, उसको डिफाइन करते हैं क्वालिटी गुणांक के साथ। ठीक, अब इसके अगर एक फॉर्मूले की बात की जाए कि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करें तो क्यू गुणांक जो है वो बेसिकली होता है ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। हमें पता है, वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा आर ये जो है वो अनुनादी तीव्र आवृत्ति होती है, और ये अनुनादी आवृत्ति बेसिकली 1/√LC होती है। ठीक, और डेल्टा ओमेगा, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी बैंड चौड़ाई के बारे में, तो फॉर्मूला आया था R/L। तो इन दोनों की वैल्यू को अगर वहां पे पुट किया जाए तो जरा देखते हैं कि क्यू गुणांक कितना आ रहा है। तो Q = 1/√LC डिवाइड बाय R/L।
ठीक, अगर थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा L/R, ये बट डिवाइड में ऊपर चला जाएगा इंटू 1/√LC, यही है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं, जरा ध्यान से समझिए, रूट लगा दूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, रूट और स्क्वायर कर दिया, बात तो एक ही है। स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो गया तो ये आपका लिखा गया Q बराबर 1/R, और दोनों पे रूट लग जाएगा क्योंकि L भी अब रूट में आ गया, तो L/C, इसे बोलते हैं क्वालिटी गुणांक। ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला क्या है, क्वालिटी गुणांक का है। तो ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको तीन बातें बता रहा है कि अगर किसी सर्किट की क्वालिटी अगर अच्छी होनी चाहिए तो आपके पास तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, और उनके खासी मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको अभिलाक्षणिक गुण पता होने चाहिए। क्वालिटी अगर ज्यादा चाहिए, क्यू की वैल्यू अगर ज्यादा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आपका आर होना चाहिए कम, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आ रहा है। सी भी होना चाहिए कम, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है संधारित्र की धारिता के साथ, और एल होना चाहिए ज्यादा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वालिटी गुणांक कब ज्यादा होगा, तो क्वालिटी गुणांक ज्यादा होने के लिए तीन केस होंगे, प्रतिरोध कम हो, धारिता भी कम हो, लेकिन प्रेरकत्व की वैल्यू जो स्वप्रेरण गुणांक है वो उस सर्किट का क्या हो, ज्यादा हो। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे कि उस कंडीशन में आपका जो सर्किट है, जो रेडियो का सर्किट है या जो टेलीविजन का सर्किट है, उसकी क्वालिटी बढ़ गई, वो अच्छी आवृत्ति अपने को सुनाई देगी उसकी, बिना डिस्टॉर्शन के, बिना किसी शोर के। क्लियर है बात? तो ये क्वालिटी गुणांक का फॉर्मूला है। इसके अलावा कई बार क्वालिटी गुणांक का फॉर्मूला एक और अलग ढंग से पूछ लेते हैं, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि बैंड चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करो। जो बैंड चौड़ाई जो इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है, बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा R/L, वो डेरिवेशन करना और साथ में क्वालिटी गुणांक का डेरिवेशन भी करना, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ में इसका एक और फॉर्मूला जो बन के सामने आता है वो बनता है ω/R / R/L। ये भी तो बनता है क्योंकि डेल्टा ओमेगा को अपन R/L लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा Q = ω/R L/R। तो कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है कि बैंड चौड़ाई सिद्ध कीजिए कि जो क्वालिटी गुणांक होता है वो क्वालिटी गुणांक Q बराबर ω/R L/R होता है। तो इस तरीके से ये और ये फॉर्मूले दोनों सेम है, बस मैथमेटिक्स थोड़ी सी अलग अलग लगाई है। इसके कारण ये फॉर्मूला L, R और C के पदों में आया है, और वो फॉर्मूला L, R और कोणीय जो अनुनादी आवृत्ति है उसके पदों में आया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये क्वालिटी गुणांक के बारे में बात होगी कि आपका सर्किट का क्वालिटी गुणांक कब इंप्रूव होगा, कब एक सर्किट बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो उसके लिए अपन तीक्ष्णता के बारे में बात करते हैं। जितना आपका जो ग्राफ है I और ओमेगा का, वो जितना नैरो होगा, जितना संकीर्ण होगा, उतनी क्वालिटी क्या आएगी, बढ़िया आएगी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति के बारे में कि औसत शक्ति जो है वो बेसिकली कितनी आएगी। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यय कि रियलिटी में शक्ति का जो व्यय हो रहा है वो कितना हो रहा है, एनर्जी का कितना व्यय हो रहा है। क्योंकि डीसी के अंदर तो डायरेक्ट ही V और I का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहां पे प्रत्यावर्ती धारा को देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा कला के रूप में चलती है। धारा और वोल्टेज दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। अगर प्रेरकत्व लगाया है या संधारित्र लगाया है तो π/2 का अग्रगामी या पश्चगामी होगा, शुद्ध प्रतिरोध लगाया है तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। यह बात हमने पढ़ी हुई है। तो जो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो बिहेवियर होता है वो दिष्ट धारा से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो कला पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं शक्ति का एक बेसिक फॉर्मूला लिखूं तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। एक जो अपना स्रोत होता है वो स्रोत कितनी एनर्जी का है, उस एनर्जी को बताने के लिए कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है। आपका जो स्रोत जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये हमारे पास में परिपथ है, ये हमने जोड़ दिया R, ये L और ये C, और इसके साथ आपने एक परिपथ सर्किट जोड़ दिया। तो ये एक सेकंड में कितनी एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, ये जो यहां पे परिपथ का स्रोत है, ये एक सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उस एनर्जी सप्लाई को ही हम पावर कह रहे हैं, शक्ति कह रहे हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है V × I। तो V × I अगर फॉर्मूले से अगर इसको डेराइव किया जाए
तो हमें पता है कि डायरेक्ट वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है कि प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज जो है उसके ताक्षणिक मान होते हैं, हर जगह पे वो बदलता रहता है, हर टाइम के साथ में उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो अगर वोल्टेज और करंट की बात की जाए तो हमें पता है कि वोल्टेज होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होती है वो होती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये फाई क्यों लिखा गया? ये फाई इसलिए लिखा गया क्योंकि हो सकता है कि धारा π/2 आगे हो, π/2 पीछे हो, या फिर किसी और कोण से आगे पीछे चल रही हो, क्योंकि हम पहले ही प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र के लिए, और फिर आरसी परिपथ, आरएल परिपथ, एलआरसी परिपथ, इन सब में हमने देखा है कि धारा और वोल्टेज दोनों के बीच में कुछ लैगिंग होती है, कुछ लीडिंग होती है, अग्रगामी और पश्चिगामी का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि धारा जो है वो अग्रगामी या पश्चिगामी कुछ भी हो सकती है, अग्रगामी होगी तो प्लस ले लेंगे, पश्चिगामी होगी तो माइनस ले लेंगे, लेकिन जनरल डेरिवेशन किया जा रहा है तो ये दोनों बातें हम शामिल करके चलते हैं कि ओमेगा टी प्लस माइनस फाई के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो अगर मैं यहां से पावर लिखूं तो पावर बेसिकली हो जाएगी, V की वैल्यू पुट करो तो ये हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू पुट करो तो करंट की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। यही बन गया। अब अगर जरा ध्यान से देखा जाए तो यहां पे एक गणित का फॉर्मूला बन रहा है, किसका? साइन ए प्लस माइनस बी का। तो साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो जिनको भी पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं एक बार लिख रहा हूं। तो साइन ए प्लस बी, क्योंकि ए का काम कर रहा है ओमेगा टी और बी का काम कर रहा है फाई, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, कॉस ए साइन बी। ये जो है वो बेसिकली आपके साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे यहां साइन ए प्लस माइनस बी में। ए का काम कौन कर रहा है? ओमेगा टी, और बी का काम कौन कर रहा है? फाई। तो जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये पावर इज इक्वल टू लिखा गया V नॉट आई नॉट। जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं। V नॉट आई नॉट लिख लिया, साइन ओमेगा टी को लिखो और इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो। तो जरा देखो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या रिजल्ट आएगा। साइन ओमेगा टी, और अब फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन ए प्लस माइनस बी को ओपन कर दिया, खोल दिया। अब क्या कीजिए, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स। तो पावर इज इक्वल टू लिखा गया V नॉट आई नॉट, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई विद साइन फाई। यही रिजल्ट बन गया। अब देखिए इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा संशोधन किया जा रहा है। संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम चाहते हैं कि गणित के फॉर्मूले बन जाए और जिससे फिजिक्स आसान हो जाए। हम गणित इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले काफी आसान हो जाए। तो फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा। इसको मैंने अलग पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे ये हमको करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, उस फायदे की बात करें तो यहां एक फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला बन गया। तो बस इस फॉर्मूले को, जो ये पूरी टर्म है, ये वाली टर्म, इस टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी। ये याद रखना है आपको। जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको समझ में आ गई होगी बात, बायो वाले हैं उनको डायरेक्ट याद रखना है कि 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला साइन 2a होता है। क्लियर बात। तो अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा पावर इज इक्वल टू V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 साइन फाई। यही बन गया।
अब बात यहां पे औसत शक्ति की आ रही है। औसत शक्ति का मतलब पूरे एक साइकिल में, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है 0 से t टाइम, तो हर जगह पे इसका मान बदल रहा है। किसी एक जगह पे किसी भी टाइम को पकड़ लो, किसी भी टाइम पे देखो तो हर जगह पे मान इसका अलग अलग आ रहा है। तो जब किसी भी राशि का मान अलग अलग आता है तो हम क्या करते हैं, उसका औसत लेके उसको सॉल्व करते हैं। और औसत भी किसका लिया जाएगा, जो समय का फलन है, जिसमें समय आ रहा है उसी का औसत लिया जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां औसत लूंगा cos फाई का औसत नहीं आएगा, क्योंकि cos फाई का औसत तो होगा ही नहीं है, तो फिक्स वैल्यू है। यहां समय का औसत आएगा, इसमें औसत लिया जाएगा, यहां औसत लिया जाएगा, यहां औसत नहीं लिया जाएगा, क्योंकि साइन फाई तो फिक्स है। समय बदलता है तो वहां औसत लेना पड़ता है। तो दोनों तरफ औसत लेने पे, क्योंकि औसत शक्ति निकालनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ औसत लेने पर। तो दोनों तरफ औसत लिया जाए तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो औसत का साइन एवरेज ऑफ पावर, ये औसत का साइन होता है एवरेज लेने का। V0 I0 तो फिक्स है, शिखर मान है, उनको तो एज इट इज रखो। औसत किसका लिया जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत होगा, क्योंकि समय का फलन यही है, समय बदलेगा तो साइन ओमेगा टी बदलेगा। और cos फाई एज इट इज, cos फाई का औसत नहीं आएगा क्योंकि ये तो फिक्स मान है। प्लस माइनस 1/2 भी एज इट इज। औसत किसका लिया जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का इंटू साइन फाई, यही बन गया। अब जरा यहां पे कुछ बात है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ये जो साइन ओमेगा टी जो होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, इसकी जो मान आता है, औसत मान जो आता है पूरे एक चक्र का, वो आता है 1/2। ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू होती है 1/2। जब इसको सॉल्व करते हैं, पूरा इंटीग्रेशन मेथड से पूरा इसको सॉल्व किया जाए, तो डायरेक्ट ही याद रखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। ये दोनों बातें याद रखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरी टर्म 0 में चली जाएगी। ये पूरी टर्म कहां चली गई, 0 में चली गई, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी 0 होता है। ये पूरी टर्म चली गई 0 में। इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 1/2। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बना, V0 I0, इसको लिख लिया 1/2 cos फाई। तो अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिया जाए तो क्या बन जाएगा ये, कि एवरेज पावर V0 I0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1/2 लिखा इंटू cos फाई। तो इसको और अच्छे से लिखे तो एवरेज पावर इज इक्वल टू V0 I0 डिवाइड बाई 2 cos फाई। ये एवरेज पावर लॉस आ गया। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज करें तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है V0/√2 इंटू I0/√2। ठीक है ना, 2 को हमने √2 इंटू √2 में तोड़ दिया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए cos फाई। जरा ध्यान से देखिए, V0/√2 तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के पहले वीडियो से। V0/√2 बेसिकली क्या होता है, VRMS होता है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS, ये बन गया IRMS इंटू cos फाई। ये हमारे पास रहेगा एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला, कि ये पूरे चक्र के अंदर प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति वह कितना रहा, तो उस औसत शक्ति वह को निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये cos फाई क्या होता है, तो cos फाई जरा ध्यान देना, cos फाई को हम जो है वो बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या होता है बेटा, ये शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक कहा जाता है cos फाई को। ठीक, तो cos फाई का एक और फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो cos फाई का एक और फॉर्मूला आता है R/Z। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, जब LCR परिपथ पढ़ते हैं तो cos फाई इज इक्वल टू R/Z अपने को आंसर मिलता है। तो ये शक्ति गुणांक R/Z, और इस cos फाई से भी अपन अगर एवरेज पावर पता है, VRMS और IRMS पता है, तो cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है एवरेज पावर लॉस का डेरिवेशन, जो कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर है बात। अब आगे देखिए, इसके जो अगला टॉपिक आता है वो है चौक कुंडली। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है चौक कुंडली।
जिसको बोलते हैं चॉक कॉइल। क्या होती है चॉक कॉइल, अगर उसके बारे में बात की जाए तो चॉक कॉइल बेसिकली एक प्रेरकत्व की बनी हुई एक कुंडली होती है। और इस कुंडली का यूज कहां पे करते हैं, तो इस कुंडली का यूज अपन ट्यूबलाइट वगैरह की जो चौक होती है उस चौक के अंदर हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। देखिए इसका यूज करना क्यों पड़ा उसको अगर समझे तो देखो, हमारे घरों के अंदर जो सर्किट होते हैं उन सर्किट के अंदर इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक जगह पे उपकरण जुड़ा हुआ है, मान लीजिए टेलीविजन, ठीक है ना, और यहां पर मान लीजिए उपकरण जुड़ा हुआ है ट्यूबलाइट, और इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन होता है और इसके साथ में हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा रखा है। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इस तरीके का एक सर्किट है। अब देखिए ट्यूबलाइट जो होती है यहां से वोल्टेज तो मिलेगा 220 वोल्ट। अब जब 220 वोल्ट मिलेगा, ट्यूबलाइट को भी 220 मिलेगा, टीवी को भी 220 मिलेगा और भी उपकरण लगे हुए 220 मिलेगा, ठीक। लेकिन ऐसा समझो कि ट्यूबलाइट जो होती है उसको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए होता, वो मुश्किल से 60 वोल्ट लेती है, 60 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, इतना वोल्टेज। तो जब इतना वोल्टेज अगर इसको चाहिए तो फालतू में 220 वोल्ट दे रहे तो ये तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो इस ट्यूबलाइट को बचाने के लिए इसके साथ में एक प्रतिरोध जोड़ दो। इसके साथ में हमने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया। सॉरी, ये ट्यूबलाइट, इसके साथ में हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहां से वोल्टेज कितना आ रहा था, 220 वोल्ट, ट्यूबलाइट को चाहिए मान लीजिए 60 वोल्ट, तो बाकी का वोल्टेज कौन ले लेगा, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज तो बढ़ जाता है। तो बाकी का वोल्टेज कितना हो गया ये, तो ये 60 वोल्ट की ट्यूबलाइट ने जो है वो 60 वोल्ट लिया, 220 वोल्ट हमने इसको सप्लाई में दिया मान लीजिए। तो हमने इसको क्या है कि ट्यूबलाइट जो है वो कम वोल्टेज पे काम कर रही है, लेकिन 220 वोल्ट देंगे तो काम करना बंद कर देगी या फिर जल जाएगी, इस तरीके से मानिए। तो अब हमने प्रतिरोध इसके साथ में लगा दिया। जब प्रतिरोध इसके साथ में अगर लगा दिया जाए तो उस केस के अंदर ये 60 वोल्ट तो इस ट्यूबलाइट के पास में चला जाएगा और 160 वोल्ट कौन ले लेगा, प्रतिरोध। हमने ऐसा ही प्रतिरोध लगाया कि 160 वोल्ट ले ले, तो हमारा काम तो आसान हो गया, ट्यूबलाइट भी जलने से बच गई और इस प्रतिरोध के पास में 160 वोल्ट आ गया, काम तो हमारा हो गया। लेकिन यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब हमने इस प्रतिरोध को लगाया तो यह देखा गया कि प्रतिरोध जो होता है वो हीट लॉस ज्यादा करता है। ये जो है वो उपकरण को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। मतलब ऐसा मानिए कि एक रूम के अंदर आपने अगर ट्यूबलाइट लगा रखी है और ट्यूबलाइट 2-3 घंटे तक काम कर रही है या 10 घंटे तक काम कर रही है, तो ट्यूबलाइट गर्म जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध बेसिकली जो है वो ऊर्जा की हानि भी बहुत ज्यादा करता है। प्रतिरोध में ऊर्जा की जो हानि है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्रतिरोध लगाना हमारे लिए उचित नहीं है। हमने लगा के एक बात तो हमने शॉर्ट आउट कर दी। शॉर्ट आउट क्या किया कि इस ट्यूबलाइट को 60 वोल्ट चाहिए था, तो हमने इसके श्रेणी क्रम में 160 वोल्ट को अलग करके प्रतिरोध को दे दिया। हमारा काम तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ में दो प्रॉब्लम और आई। एक तो ये एनर्जी ज्यादा खा रहा है, बिजली का बिल ज्यादा आएगा घरों के अंदर, और दूसरी बात क्या हो गई कि इसके कारण जो आपका कमरा था वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो अब बेसिकली किया क्या जाए, तो इसीलिए हमने बनाई चौक कुंडली। ये चौक कुंडली बेसिकली होती क्या है, प्रतिरोध की जगह पे काम में लेंगे। हमने यहां पे क्या किया कि ये जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के साथ में एक चौक कुंडली जोड़ दी एल प्रेरकत्व की। अब इसका फायदा क्या होगा कि काम तो ये भी वही कर रही है, 220 वोल्ट में से ट्यूबलाइट को तो 60 वोल्ट ही दे रही है, बाकी का बचा हुआ 160 वोल्ट किसको मिल गया, इस इंडक्टर को मिल गया, प्रेरकत्व को मिल गया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि यह बिजली का बिल बहुत कम आता है चौक कुंडली में, क्योंकि कुंडली है और इस कुंडली के अंदर जो होता है वो कलांतर कितना होता है, तो कलांतर होता है π/2 का, धारा और वोल्टेज के बीच में, ठीक है ना। और धारा और वोल्टेज के बीच में जब कलांतर π/2 का होगा तो हमने एवरेज पावर लॉस पढ़ा है, क्या होता है, Vrms Irms cos φ। जब कलांतर धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर बहुत ज्यादा π/2 हो जाएगा
तो एवरेज शक्ति का जो लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब फाई की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, फाई की वैल्यू सॉरी π/2 पुट करोगे, π/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज के मध्य का कलांतर कितना आता है, π/2 रेडियन आता है। तो जब π/2 पुट करोगे तो एवरेज पावर लॉस आपका जो आएगा वो 0 आएगा। तो हमारा फायदा क्या होगा, हमने इस ट्यूबलाइट को जलने से बचा भी लिया, वोल्टेज इसको दे भी दिया, लेकिन जो बिजली का बिल आएगा वो कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि आपने प्रतिरोध को हटा करके प्रेरकत्व जोड़ दिया। प्रेरकत्व कम एनर्जी की खपत करता है, तो एनर्जी की खपत जो है वो बेसिकली कम हो जाएगी, और एनर्जी की खपत कम होने के साथ ही साथ में जो उपकरण गर्म होने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो प्रतिरोध की ज्यादा होती है। प्रतिरोध बहुत जल्दी गर्म होता है, जबकि प्रेरकत्व जो है वो काफी लंबे समय तक गर्म नहीं हो पाता। तो कमरा भी जो गर्म हो रहा था वो भी क्या हो गया, शॉर्ट आउट होगी, वो भी प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेरकत्व की कुंडली ट्यूबलाइट के अंदर काम में क्यों ली जाती है, क्योंकि हमारे यहां पे 3 काम हो जाते हैं। पहला तो ट्यूबलाइट को 60 वोल्ट चाहिए था, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे अपन, क्यों हमारे घरों में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, तो जो वोल्टेज इसको जाएगा वही वोल्टेज इसको भी जाएगा। तो हमने एक तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड कर दिया चौक कुंडली लगा के, और दूसरी बात हमने क्या की, दूसरी बात एनर्जी का लॉस भी कम हुआ, और तीसरी बात जो कमरा गर्म हो रहा था वो भी हमने क्या कर दिया, शॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम को। तो ये तीनों बातें जब की गई तो इसके लिए ये चौक कुंडली काम में ली जाती है। तो अब चौक कुंडली बनाते कैसे हैं? तो चौक कुंडली बेसिकली जो है वो एक कुंडली होती है, 100 प्रेरण गुणांक उसका ज्यादा रखा जाता है, और प्रतिरोध उसका क्या रखा जाता है, कम। भाई प्रतिरोध कम होगा तभी तो बिजली की खपत कम करेगा। तो चौक कुंडली की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या लिखेंगे कि चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, नियंत्रित करने का मतलब समझ में आ रहा है। 220 वोल्ट हमने दिया था, ट्यूबलाइट को कितना मिला, 60 वोल्ट, बाकी का सारा किसने ले लिया, चौक कुंडली ने ले लिया। तो एक ऐसा परिपथ होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि एसी को कंट्रोल करने का काम करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। और एक कुछ नहीं होता, एक लोहे की रॉड होती है, उसके ऊपर बेसिकली क्या किया जाता है, तांबे के तार लपेटे जाते हैं। तो अगर इसकी बनावट के बारे में बात की जाए तो बनावट के अंदर हम लिखेंगे कि यह एक नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, जिस पर मोटे तांबे के तार लपेटे होते हैं या जाते हैं। ठीक है ना। मोटे तार क्यों काम में लिए गए, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, हम चाहते हैं प्रतिरोध कम हो। ठीक है, और प्रतिरोध और कौन कैसी ली गई है, नर्म लोहे की। नर्म लोहा क्यों काम में लिया गया, क्योंकि जब आप चुंबकत्व वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर बताया जाता है कि नर्म लोहा जो होता है उसके अंदर शैथिल्य हानि बहुत कम होती है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा चुंबकन विचुंबकन का खेल चलता रहेगा इसके अंदर, और चुंबकन और विचुंबकन के कारण लॉसेज भी ज्यादा होते हैं। लेकिन नर्म लोहा जो होता है उसके अंदर शैथिल्य हानि बहुत कम होती है। तो नर्म लोहे की शैथिल्य हानि कम होने के कारण एनर्जी का लॉस भी कम होगा। और पटलित क्रोड क्यों ली जा रही है, क्योंकि भंवर धाराओं के कारण जो एनर्जी की हानि होती है, ये 9 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, तो उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि नर्म लोहा जो होता है वो नर्म लोहा बेसिकली पटलित क्रोड जो होती है वो भंवर धाराओं की हानि को क्या करती है, कम करती है। तो पटलित क्रोड ली जाएगी। खासियत ध्यान से समझिए, पटलित क्रोड होनी चाहिए और साथ ही साथ में नर्म लोहे की बनी हुई क्रोड होनी चाहिए। ठीक है ना। और वो भी आयताकार या बेलन रूप में होती है।
और इसके ऊपर तांबे के मोटे तार लपेटे जाते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से ये बेलनाकार हमारे पास है, नरम लोहे की क्रोड है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए इस तरीके से। और इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ दिया। इसी को क्या बोला जा रहा है, चौक कुंडली बोला जा रहा है। ये जो क्रोड बनी हुई है ये कैसी है, नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, और साथ ही साथ में इसके ऊपर जो तार लपेटे हुए हैं वो तांबे के मोटे तार होते हैं, और ये तांबे के मोटे तार जो है वो प्रतिरोध को क्या रखेंगे, कम रखेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में जोड़ा। क्लियर है बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक चौक कुंडली की क्या खासियत होनी चाहिए, तो चौक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक तो अधिक होना चाहिए। स्व प्रेरण गुणांक मतलब एल का मान अधिक होना चाहिए। एल अधिक होगा तभी तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है ना। जब एल अधिक होगा तो एक्सएल का मान अधिक होगा, एक्सएल अधिक होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा आएगा। एल के अक्रॉस वोल्टेज अगर अपन को ज्यादा ड्रॉप करवाना है कि इसका प्रेरकत्व ज्यादा वोल्टेज ले, 160 वोल्ट का प्रेरकत्व अपने पास में रखे और 60 वोल्ट ही केवल ट्यूबलाइट को पहुंचाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एल ज्यादा रखना पड़ेगा। एल जब ज्यादा होगा तो एक्सएल ज्यादा, और एक्सएल ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा स्टोर करके रखेगा अपने पास। क्लियर है बात। तो एक चौक कुंडली की बात की जाए तो चौक कुंडली के क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो चौक कुंडली की अगर मैं बात करूं तो पहला, आर तो होना चाहिए कम, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि प्रतिरोध कम होगा तभी तो हीट का लॉस कम आएगा। दूसरा जो है वो एल होना चाहिए ज्यादा, स्व प्रेरण गुणांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को स्टोर कर पाए अपने पास में, और ट्यूबलाइट के पास में कम वोल्टेज जाए, और ट्यूबलाइट जब कम वोल्टेज लेगी तो वो बिना क्षति के आराम से अपना काम कर पाएगी। तो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, नर्म लोहे की क्रोड होनी चाहिए, और क्रोड भी फिर वापस से अगर देखा जाए तो पटलित होनी चाहिए। ठीक है। फिर अगर बात की जाए तो जो कुंडली बनाई जाती है, जो हम कुंडली ये देखते हैं, ये जो कुंडली बनाई थी इसमें फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो एल ज्यादा आएगा। स्व प्रेरण गुणांक के अंदर फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसी बात को भी अगर लिखे तो फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। और अगर बात की जाए तो इसके अंदर नरम लोहे की पटलित क्रोड होगी, फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी जो लंबाई है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये बात अपन कह सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट की खासियत जो है वो बेसिकली किस में होनी चाहिए, चौक कुंडली में होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए चौक कुंडली क्या होती है, तो चौक कुंडली एक ऐसा ही उपकरण बनाया गया है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। इसमें फेरे ज्यादा होते हैं, एल की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रतिरोध कम होता है, और साथ ही साथ में नरम लोहे की क्रोड ली जाती है और उसके ऊपर पटलित बनाई जाती है, ताकि भंवर धाराओं के कारण जो हानि हो वो कम हो। क्लियर है बात। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें जो आज चौक कुंडली पढ़ाई गई, क्वालिटी फैक्टर पढ़ाया गया, और एनर्जी का लॉस पड़ा, पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस, वो सारी बातें आपको ढंग से समझ में आएगी। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको और सही से ये सारी बातें समझ में आती रहे। आई होप आपको ये सारी बातें ढंग से समझ में आई होगी। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।